हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं गौरव सर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में अध्ययन किया था। उस टॉपिक को समाप्त करने के बाद आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरे अध्याय जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का युग, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह चैप्टर आपको काफ़ी आसान लगेगा और काफ़ी आसानी से परीक्षा में इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो फिर से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो शुरू करने से पहले एक नोटबुक और एक पेन अपने पास लेकर बैठें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहें, जिससे आसानी से आपके पास सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का युग। फ्रेंड्स, नाम से ही स्पष्ट है, एक दलीय प्रभुत्व का युग अर्थात एक दल का दबदबा, एक दल का प्रभुत्व, वैसा युग, वैसा समय जिसके अंतर्गत केवल एक दल की प्रधानता हो, एक पार्टी का महत्व हो, एक ही पार्टी की शक्ति ज़्यादा हो, वैसे समय को हम लोग एक दलीय प्रभुत्व का युग कहते हैं। आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करने की थी। दुनिया के बहुत सारे देश आज़ाद होने के बाद अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को अधिकार देना और जनता के इच्छा के अनुसार सरकार का निर्माण करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो सकता है। वे इस जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु हमारे भारतवर्ष में आज़ादी के पूर्व ही यह निश्चित हो गया था कि आज़ादी के बाद जल्द से जल्द हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हम पूरा करेंगे। यदि लोकतंत्र की स्थापना हम नहीं कर पाएंगे तो फिर अंग्रेजों के शासन और स्वशासन में कोई खास अंतर नहीं रह पाएगा। इन्हीं बिंदुओं के कारण हमारे नेता यह चाहते थे कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना जल्द से जल्द हो, और लोकतंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से ही जैसे ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, तो हमारे देश में सबसे पहले एक निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई। निर्वाचन आयोग को ही हम लोग चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। निर्वाचन आयोग का काम किसी भी देश में चुनाव करवाना होता है, इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। भारत में भी एक निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इस चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया। इस आयोग को भारत में निर्वाचन कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था और जल्द से जल्द निर्वाचन आयोग इस कार्य को पूरा करना चाहता था। परंतु एक विशाल जनसंख्या वाले देश में पहली बार चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना, जिसे कि हम परिसीमन कहते हैं, वह आवश्यक था। इसके साथ ही मतदाता सूची का निर्माण करना। तत्कालीन परिस्थितियों में भारत में 17 करोड़ मतदाता थे। उनके लिए मतदाता सूची का निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं था। हमारे निर्वाचन आयोग ने उस चुनौती को पूरा करते हुए
मतदाता सूची का निर्माण, चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन इत्यादि सभी कार्यों की व्यवस्था की, जिसमें लगभग 2 वर्ष का समय लग गया और यह स्वाभाविक भी था। इस तरह आज़ादी के बाद हमारे देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ, क्योंकि 2 वर्ष चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग को लग गए थे। 1952 में देश में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया। भारत की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम के बाद अधिकांश राजनीतिक दलों ने संतोष व्यक्त किया और भारतीय जनमानस में भी खुशी छा गई और उन्हें लगा कि वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। चुनाव परिणाम के बाद जो चुनाव सामने आया, प्रथम चुनाव 1952 के बाद, वह इस तरह से था जो आपके सामने है। 1952 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 489 लोकसभा सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हुई। आप समझ सकते हैं 489 में 364 सीटें प्राप्त करना लगभग 3/4 बहुमत के बराबर था। भारतीय जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त कर दिया था। अन्य विपक्षी पार्टियों को केवल 125 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें से किसी एक राजनीतिक दल, जो कि सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया, उसे केवल 16 सीटें प्राप्त हुई और वह दल था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसे सर्वाधिक 16 सीटें प्राप्त हुई, जो कांग्रेस को प्राप्त हुए सीटों के 10वें भाग के बराबर भी नहीं था। इसी से आप समझ सकते हैं कि 1952 के चुनाव में किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व देखने को मिला। पुनः जब 1957 में भारत में आम चुनाव हुआ तो 494 सीटों के लिए कुल चुनाव हुआ, जिसमें 371 सीटें केवल कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ। यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है, 1957 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्व की तरह सफलता मिली, परंतु भारत के एक राज्य केरल में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा और 1957 के चुनाव में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रायः पूछा जाता है भारत के किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, तो आपका उत्तर होगा केरल। कम्युनिस्ट पार्टी की जीत केरल में हुई और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता EMS नंबूदरीपाद वहां के मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से लोकसभा में दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को काफ़ी सफलता मिली, परंतु केरल राज्य के जनादेश ने यह साबित किया कि कांग्रेस से अलग पार्टी की सरकार भी बन सकती है। हालांकि तत्कालीन सरकार के द्वारा इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया गया और संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार केरल में किया गया। आप पढ़े होंगे या आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग सरकार के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए किया जाता है और पहली बार स्वतंत्र भारत में इस अनुच्छेद का प्रयोग केरल राज्य में किया गया कम्युनिस्ट सरकार को समाप्त करने के लिए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया और राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो आपका उत्तर होगा केरल राज्य में 1957 में। तो इस तरह से 1957 में कांग्रेस की ताकत केरल को छोड़कर बाकी जगह बिल्कुल देखने को मिली। पुनः जब 1962 में 5 वर्षों के बाद चुनाव हुआ तो कुल 494 सीटों के लिए पुनः देश में आम चुनाव हुआ, जिसमें 361 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुआ, जो कि 3/4 बहुमत से भी ज़्यादा था। अन्य पार्टियों को कोई खास सफलता नहीं मिली।
अब यहाँ पर यह गौर करने लायक बात है कि ऐसी बात नहीं है कि इन चुनावों में केवल कांग्रेस पार्टी ने ही भाग लिया था, अन्य पार्टियों ने भाग नहीं लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो मुख्य राजनीतिक दल भारत में थे उनमें कांग्रेस तो थी ही, उसके साथ साथ साम्यवादी दल और भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और कुछ निर्दलीय पार्टियां भी थी। लेकिन उन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी को लगातार अप्रत्याशित सफलता 1952 से लेकर 1962 तक के चुनाव में मिलती रही। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि हमारा जो टॉपिक है एक दलीय प्रभुत्व का युग, इसके बारे में अब आप समझ चुके होंगे कि किस पार्टी के प्रभुत्व की बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह पार्टी है जिसका कि प्रभुत्व भारत की राजनीति में लंबे समय तक देखने को मिला। खासकर 1952 से 1968 तक का जो समय है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व माना जाता है और उस दौरान अन्य पार्टियों की ताकत नहीं के बराबर थी। भारत की राजनीति में 1952 से 1967 तक के इसी कार्यकाल को, इसी समय को एक दलीय प्रभुत्व का युग कहा जाता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है एक दलीय प्रभुत्व के युग से क्या समझते हैं, तो आसानी से आप लिख सकते हैं भारतीय राजनीति का वह समय जिसमें केवल कांग्रेस पार्टी की प्रधानता रही, अन्य दल काफ़ी कमजोर रहे, उसे हम एक दलीय प्रभुत्व का युग कहते हैं और वह युग 1952 से 1967 तक भारत की राजनीति में देखा जाता है। इतने से ही आपका क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता लगातार चुनावों में मिलती रही। अब यहाँ पर यह गौर करने लायक बात है कि क्या लोकतंत्र में किसी एक ही पार्टी को लगातार सफलता मिलना एक शुभ संकेत है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र बहुदलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था का शासन माना जाता है। लोकतंत्र ज़्यादा सफल तब माना जाता है जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से करे और उसके सामने अपना मतदान करने के लिए विभिन्न विकल्प मौजूद हों। उस दृष्टिकोण से एक दलीय प्रभुत्व के युग को हम अच्छा नहीं मान सकते। और हमारे संविधान में भी बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है भारत में कैसी व्यवस्था है, कौन सी पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में पाई जाती है, बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। बहुदलीय व्यवस्था के होते हुए भी किसी एक पार्टी की प्रधानता वास्तव में एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। परंतु यहाँ पर गौर करना होगा कि मौका तो सभी पार्टियों को चुनाव में भाग लेने का मिल रहा था, परंतु एक ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही सफलता क्यों मिल रही थी? जनता कांग्रेस में ही अपना विश्वास क्यों व्यक्त कर रही थी? तो आइए इनके कारणों को जानते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व का युग में कांग्रेस की ताकत इतनी ज़्यादा क्यों थी। तो इसके चार महत्वपूर्ण कारण थे, चार मुख्य कारण थे। पहला कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल था। वह भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी और उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ही आज़ादी के पूर्व कर दी गई थी। उसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। यहाँ भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और उसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। हालांकि आज़ादी के पूर्व जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कांग्रेस एक पार्टी के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि एक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था और उसका काम था भारत को स्वराज की प्राप्ति करवाना। इसी उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस संगठन को समाप्त कर दिया जाए, परंतु कांग्रेस के अन्य नेताओं की इच्छा ऐसी नहीं थी और वो चाहते थे कि अब आज़ादी के बाद जनता के सामने कांग्रेस एक राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने हो, और ऐसा ही हुआ। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में जनता के सामने विकल्प के रूप में थी। सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के कारण भारत की सभी जनता
उस पार्टी से अच्छी तरह परिचित थी, उसके क्रियाकलापों को देख चुकी थी और अधिकांश भारतीय जनमानस को ऐसा लगता था कि वास्तव में स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस पार्टी के कारण ही संभव हुई है। इन कारणों से, जनता के इन विचारों से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फायदा मिला और यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि 1952 से 67 तक के चुनाव में कांग्रेस को लगातार सफलता मिलती रही। कांग्रेस पार्टी की सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कांग्रेस के भीतर चमत्कारिक नेतृत्व। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके व्यक्तित्व से भारतीय जनमानस प्रभावित था। उसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सफलतापूर्वक भारत का एकीकरण करने से कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास चरम पर था और इन चमत्कारिक नेतृत्व के कारण भारतीय जनता का विश्वास स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक मिलता रहा और कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व का युग कायम रहा। अगला कारण था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतिपादित पंचशील की नीति। चीन हमारा एक महत्वपूर्ण और काफ़ी मजबूत पड़ोसी देश था। विकास करने के लिए चीन के साथ संबंधों का मधुर होना आवश्यक था, तभी देश में शांति व्यवस्था कायम रह सकती थी। भारत चीन संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की नीति को लागू किया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, जिसके कारण भारतीय जनता को ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी के कारण देश में शांति व्यवस्था कायम रह सकती है, इसलिए कांग्रेस को ही समर्थन करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण कारण था कमजोर विपक्ष का होना। लोकतंत्र सफल तब माना जाता है जब सत्ताधारी दल के साथ एक मजबूत विपक्ष भी सामने हो, जो सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके, जनता को जागरूक रख सके। आज़ादी के बाद अधिकांश विपक्षी दल नवगठित दल के रूप में थे। उनका निर्माण बहुत पुराना नहीं था। केवल कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका गठन 1925 में हुआ था। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया, साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? 1925 में। इस दल को छोड़कर जितने भी दल, चाहे भारतीय जनसंघ हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, वो गठन के दृष्टिकोण से बिल्कुल नई थी। उनका अनुभव बिल्कुल नया था और भारतीय जनता के बीच उनकी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी। इस तरह से एक कमजोर विपक्ष कांग्रेस के सामने लंबे समय तक रहा, जिसका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और 1952 से 67 तक कांग्रेस पार्टी का ही युग माना गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक दलीय प्रभुत्व के युग के अंतर्गत किन कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगातार सफलता मिलती रही और एक दलीय प्रभुत्व का युग कायम रहा। परंतु क्या 1962 में जो चुनाव हुआ, जिसका कि 1967 तक कार्यकाल रहा, 1967 के बाद क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसी तरह मजबूत रही? एक दलीय प्रभुत्व का युग कायम रहा? किस प्रकार से कांग्रेस की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती गई? अन्य विपक्षी पार्टी किस तरह मजबूत हुई? उनका गठन किस प्रकार हुआ? इसी चैप्टर के अंतर्गत अगले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखेंगे। ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसे शेयर करेंगे। थैंक यू।